हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रशुल्क या टैरिफ की इस थर्ड वीडियो क्लास में वापस मिल रहे हैं। क्योंकि यह चैप्टर थोड़ा लेंदी है, बड़ा है और थोड़ा सा जटिल भी है, इसलिए मैंने इसे कई भागों में बांट कर बनाया है ताकि एक ही क्लास में यह आप पर बोझिल जैसा प्रभाव ना डाले। और जैसे कि हम क्लासेस में जब आप कॉलेज आते हैं तब भी बहुत समझ कर ध्यान से, कई बार कोई लेंदी टॉपिक होता है तो वो 3 दिन 4 दिन तक भी चलता है। राष्ट्रीय आय जैसे टॉपिक पिछले साल हमने देखा 15 दिन तक चलते हैं। तो नो प्रॉब्लम, आपको समझ आना चाहिए। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें समझ आ जाए। हमें जल्दी जल्दी घास काटने या भागने की ज़रूरत नहीं है। हम उसको आराम से समझेंगे यदि वह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने, जैसे कि आप ये डायग्राम देखते ही याद आ गया होगा आपको, इस पर हम डिस्कशन कर रहे थे। और कॉपी में जो डायग्राम आपने बना लिया है मेरे कहने से, तो उससे आपको अब फायदा होने वाला है। क्योंकि पहले और दूसरे प्रभाव पर हम चर्चा कर चुके हैं और तीसरे प्रभाव से हम आज शुरू करेंगे। तो आपने देखा होगा कि उस डायग्राम के बाद से 5 स्लाइड्स बदल चुके हैं। तो मैं उस स्लाइड को बार बार नहीं खोल पाऊंगी, इसलिए आपसे वो डायग्राम कॉपी पे बनवाया था ताकि डिस्कशन हम यहाँ से जो कर रहे हैं और कॉपी पे आपके जो डायग्राम बना हुआ है उन दोनों को मिला के आप डायग्राम का विश्लेषण समझ लें। तो तीसरा प्रभाव जो है इसमें वो है राजस्व प्रभाव। पहला क्या था? संरक्षणात्मक या उत्पादन प्रभाव, जिसे आयात प्रतिस्थापन प्रभाव भी कहा है एल्सवर्थ ने, और किंडलबर्गर ने उसको ट्रेड इफेक्ट कहा है, दोनों को मिला के। और दूसरा प्रभाव जो उपभोग प्रभाव था, उपभोग प्रभाव और उत्पादन प्रभाव को मिला के किंडलबर्गर ने ट्रेड इफेक्ट कहा है। और तीसरा प्रभाव जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं वो है राजस्व प्रभाव। निश्चित रूप से, चूंकि प्रशुल्क एक टैक्स है, टाइप ऑफ टैक्स ही है, तट कर, सीमा कर या इसको बोलते हैं टैरिफ। जब कोई देश अपने देश में जब कोई वस्तु दूसरे देश से अपने देश की सीमा में एंटर करती है तो प्रशुल्क उस पे लगाया जाता है। उद्देश्य बहुत सारे हो सकते हैं प्रशुल्क के। हम जिसका डिस्कशन कर रहे हैं वो है कि एक छोटे देश द्वारा अपने एक छोटे उद्योग की उस वस्तु पे टैक्स या प्रशुल्क लगाया जा रहा है आयात पर, जिससे कि वह उस अपने उद्योग को संरक्षण देना चाहता है। तो निश्चित रूप से टैक्स का जो कलेक्शन है या टैक्स की जो राशि है, उतनी मात्रा में उस देश की सरकार को राजस्व प्राप्ति होनी ही होनी है। तो अब हमारे डायग्राम में ये कितनी राजस्व प्राप्ति जा रही है, एरिया वाइज रेखा चित्र में हम देखेंगे। तो सिद्धांतिक रूप से हम अपनी इस स्लाइड पे आ जाते हैं। आयात शुल्क लगाने से सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। हमारे रेखा चित्र में जब कीमत OP थी तब सरकार को कोई राजस्व प्राप्ति नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही उसने प्रशुल्क लगाया इस वस्तु पे PP1 मात्रा में, वैसे ही सरकार की राजस्व प्राप्ति होनी शुरू हो गई। तो प्रति इकाई प्रशुल्क जो PP1 है, ब्रैकेट में उसका पैरेलल एरिया BF दिया हुआ है। आप देखते जाइए अपने रेखा चित्र में जो आपने बनाया है, PP1 इज पैरेलल टू BF। क्लियर? इसलिए उसको डायग्राम सॉरी कोष्ठक में डाल दिया है मैंने। इस मात्रा को आयात की गई मात्रा Q3 Q2 जो कि पैरेलल आपको दे रखी है E और F, E F, ठीक है, जो बीच में Q2 Q3 नीचे है और ऊपर EF है, इसलिए इसको ब्रैकेट में डाल दिया है। इन दोनों एरिया को गुना करना है, ठीक है। जब गुना किया तो एरिया आया BCEF के बराबर। जो बीचों बीच जो एक रेक्टेंगल बना हुआ है BCEF का एरिया, इसके बराबर प्रशुल्क प्रभाव का राजस्व प्रभाव आता है। यानी इस एरिया के बराबर इस सरकार को प्रशुल्क से राजस्व की प्राप्ति या रेवेन्यू की प्राप्ति हो रही है।
तो आप बहुत ध्यान से ये स्लाइड भी खोल सकते हैं दोबारा तिबारा जब भी आपको समझना हो, और आपने जो अपने हाथ से डायग्राम बनाया है उसके द्वारा भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट है पुनः वितरण प्रभाव, रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट। इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि प्रशुल्क लगाने से किसी देश को कुछ हानि होती है, कुछ लाभ होता है। यानी किसी वर्ग को हानि हो रही है, जो कि उत्पादक वर्ग है उसको लाभ हो रहा है, जबकि उपभोक्ता वर्ग है उसको हानि हो रही है। तो कोई लाभ कहीं जाके किसी की हानि बन जाता है और कोई हानि किसी दूसरे वर्ग का लाभ बन जाती है। इसे रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट कहते हैं। तो डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिएगा, और जो भी इस स्लाइड में विवरण है उसको भी ध्यान से आपको देखना है। एरिया वाइज हमारा ये रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट निकल आएगा। तो स्लाइड में आप पढ़ सकते हैं पुनः वितरण प्रभाव क्या है। प्रशुल्क को लागू करने से एक तरफ तो उपभोक्ता की संतुष्टि में कमी होती है, जबकि दूसरी तरफ घरेलू उत्पादकों को अधिक उत्पादन का सरप्लस प्राप्त होता है, क्योंकि अब वो Q3 मात्रा में अतिरिक्त ज़्यादा उत्पादन करने लग गए हैं। तो वो ही यहाँ बताया गया है। दूसरी तरफ राजस्व की प्राप्ति भी सरकार को होने लग जाती है, तो वहाँ भी प्रशुल्क का प्लस पॉइंट है। इस प्रकार शुल्क लगाने वाले देश को पुनः वितरण प्रभाव पैदा होता है। ठीक है, प्रशुल्क लगाने वाले देश का पुनः वितरण प्रभाव निम्न प्रकार से हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कंज्यूमर सरप्लस में हानि जो है वो है RHP माइनस RCP1 इज इक्वल टू PHCP1। जो पॉइंट्स इसमें दिए हैं उन पॉइंट्स को सेम आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको कंज्यूमर सरप्लस में हानि समझ आ जाएगी कि कंज्यूमर सरप्लस में कितनी हानि हो रही है। RHP में से हमें घटाना है RCP1 एरिया, जिसको घटाने के बाद जो एरिया बचता है PHCP1। PHCP1 जहाँ दोनों विश्व पूर्ति रेखाएं आड़ी पड़ी हुई हैं, वहीं ये दोनों मिल रहे हैं, आपको चारों पॉइंट मिल रहे हैं। P1 पॉइंट तो आपका मिल रहा है वाई अक्ष पे, और H और C पॉइंट मिल रहा है आपको डिमांड कर्व जहां जहां काट रहा है विश्व पूर्ति रेखा पहली और बाद वाली को। तो ये एरिया है आपका कंज्यूमर सरप्लस में हानि। दूसरा है प्रोड्यूसर सरप्लस में वृद्धि, वो है TBP1 माइनस TAP इज इक्वल टू PABP1। तो जैसे जैसे लिखा है पहला हमने जैसे निकाला वैसे ही आप इस डायग्राम में एरिया वाइज दूसरा क्षेत्र भी निकाल लेंगे, जो कि प्रोड्यूसर सरप्लस में वृद्धि को बताता है, जो कि किसके बराबर है PABP1। एक्स अक्ष से चलो आप P सप्लाई साइड पे A और B दोनों पॉइंट है जो कि विश्व पूर्ति वक्र पे हैं क्रमशः दोनों, और उसके बाद वापस y अक्ष की तरफ आ जाओ P1। तो PABP1 ये एरिया जो है आपका किसको बता रहा है, कंज्यूमर सरप्लस को, सॉरी प्रोड्यूसर सरप्लस में वृद्धि को। सरकार को राजस्व प्राप्ति वो हम पहले ही निकाल चुके हैं पिछले राजस्व वाले पॉइंट में BFEC वाले एरिया से। तो शुद्ध हानि क्या हो गई, जितने एरिया में लाभ और जितने एरिया में हानि है उनको जब हम घटाएंगे तो शुद्ध हानि निकल आएगी। तो वो भी आपके सामने दी हुई है PHCP1। ये जो हिंदी में लिखा है इसको आप इग्नोर करें, इसके आगे ये टाइपिंग एरर है, इसको आप ये सिर्फ ये माने PHCP1। अब इसमें ब्रैकेट में दिया है, कैसे निकाला हमने इसको, वो निकाला PABP1 प्लस BCEF, ठीक है, इज इक्वल टू जो दो ट्राइंगल छोटे छोटे निकल रहे हैं, आप अपने डायग्राम में देखेंगे दो छोटे ट्राइंगल है ABF और ECH। ये दोनों छोटे ट्राइंगल हैं वो हैं शुद्ध हानि को बता रहे हैं। तो किंडलबर्गर ने प्रशुल्क के कारण इस शुद्ध हानि को डेड वेट लॉस कहा है। कई बार छोटे क्वेश्चन में आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय डेड वेट लॉस। तो आप छोटे क्वेश्चन में भी ये डायग्राम बना के और फटाक से इन दोनों ट्राइंगल का ये जो स्लाइड में विवरण है उसको बता सकते हैं कि किंडलबर्गर ने इसे ही डेड वेट लॉस कहा
है। इसे प्रशुल्क की लागत भी कहकर पुकारा जाता है। अब प्रशुल्क की लागत, मान लो ये फ्रेज आ जाए छोटे क्वेश्चन में, तो डेड वेट लॉस और प्रशुल्क की लागत एक ही बात है, जिसमें उपभोक्ता हानि उठाता है तथा उत्पादक व सरकार को लाभ होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कौन से प्रभाव में, फिफ्थ में, व्यापार शर्त प्रभाव। व्यापार शर्त हम पहले पढ़ चुके हैं, ये पूरा चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, एक वीडियो क्लास मैंने बनाई थी। आप वापस से अपनी बुक है तो बुक में देख लीजिए, वरना वीडियो क्लास में जाकर देख लीजिए कि व्यापार शर्तें होती क्या हैं। जब प्रशुल्क लगाते हैं तो आयातों और निर्यातों की वस्तु की कीमतें प्रभावित होती हैं। ठीक है, निश्चित रूप से प्रशुल्क की मात्रा के बराबर उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, तो फिर टर्म्स ऑफ ट्रेड में चेंजेस आते हैं। टर्म्स ऑफ ट्रेड में चेंजेस आने के बारे में आधुनिक अर्थशास्त्री और पुराने अर्थशास्त्रियों में थोड़ा मतभेद है। परंपरावादी अर्थशास्त्री ये मानते थे कि प्रशुल्क लगाने वाले देश की व्यापार की शर्तें अनुकूल हो जाती हैं, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री इतना सरल व्यूज नहीं रखते हैं। जितने भी रिसर्चेज उन्होंने किए हैं उसके हिसाब से उन्होंने ये परिणाम हासिल किया है कि देश की व्यापार की शर्तों में प्रशुल्क लगाने के बाद सुधार आएगा या नहीं आएगा, यह मापना इतना सरल नहीं है, क्योंकि यह दोनों देशों की मांग की और पूर्ति की लोच पर निर्भर करता है। तो थोड़ा जटिल हो जाता है मामला व्यापार शर्त प्रभाव के बारे में के मामले में। तो ये एक डायग्राम आपको दिया हुआ है जिससे थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। कंट्री ए राइट साइड में दे रखी है और कंट्री बी लेफ्ट साइड में दे रखी है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख रखा है देश ए जो है वो आयातक देश है और देश बी जो है वो निर्यातक देश है। जब हम इस तरीके की 2 डायमेंशनल रेखा चित्र देते हैं उसका मतलब यही है कि लेफ्ट वाली साइड में जो देश हमने लिया है उसको हमने ऐसे पलट कर बने हुए वो दोनों ऐसे ही हैं सामने, लेकिन दोनों को जोड़ के दिखाना है हमें व्यापार वाला इफेक्ट, तो हमने इसको पलट के इस तरफ रख लिया है। तो इस देश के डायग्राम में डिमांड और सप्लाई कर्व पलटे हुए रूप में आते हैं। आप इसको इस तरीके से देखेंगे, यदि हम इसको इस तरीके से क्लॉकवाइज पलट लेंगे तो इसके डिमांड और सप्लाई कर्व भी इसी तरीके से दिखाई देंगे जैसे कंट्री ए के दिखाई दे रहे हैं। तो अब आप देखें कि बी कंट्री जो एक्सपोर्टिंग है उसके डिमांड और सप्लाई जो कर्व्स हैं वो ज़्यादा लो, मतलब स्टीप हैं, कम लोचदार बोलते हैं इसको। और कंट्री ए वाले जो आयातक देश हैं उसके डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति कर्व जो हैं वस्तु के, वो ज़्यादा लोचदार हैं। ठीक है, मांग की लोच वाला चैप्टर यदि आपको एमए प्रीवियस में ढंग से पढ़ा होगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद आ जाएगा कि किन रेखाओं की शेप से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि कौन सी रेखा ज़्यादा लोचदार है और कौन सी कम लोचदार है। तो देश बी की जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है उसके डिमांड सप्लाई कर्व की लोच कम लोचदार है वनिस्पत कंट्री ए के डिमांड और सप्लाई कर्व की। तो इसी डायग्राम के मद्देनज़र हमें, अब आप वापस वो डायग्राम जो है ये मैं वापस पीछे कर रही हूँ, इस डायग्राम को आप यहीं पॉज करके अपनी कॉपी में बना लें और फिर हम जब नेक्स्ट इसकी डिस्क्रिप्शन पे चलेंगे, विश्लेषण पे चलेंगे, तो आपको पीछे पलटने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी कॉपी पे बने हुए डायग्राम को देखें और इसको देखें। तो रेखा चित्र में देश ए आयातक है और बी निर्यातक देश है। ठीक है, देश बी के घरेलू मांग और पूर्ति वक्र जो है वो कम लोचदार हैं। वस्तु के आयात को कम करने के लिए देश ए जो है वो प्रति इकाई शुल्क इम्पोज करता है, प्रशुल्क जिसको हम कहते हैं, वो है P0 P2 मात्रा में एक प्रशुल्क लगा देता है। प्रशुल्क लगाने का उद्देश्य है वस्तु के आयात को कम करना, क्योंकि देश ए की घरेलू मांग कम लोचदार है तथा पूर्ति अधिक है, तो उत्पादन देश बी में पूर्ति ज़्यादा उपलब्ध है, उसकी खुद की मांग कम है, पूर्ति ज़्यादा है, इसलिए इस माल को खपाने के लिए वह देश ए को क्या कर देगा, निर्यात करेगा, यानी देश ए उस उतनी वस्तु का आयात कर लेगा। ठीक है, इस अधिक के उत्पादन को दूसरे देश में बेचा जा सकता है। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है,
इसे मैं थोड़ा सुधारूंगी। आप इस क्लास को यहीं तक रखें। नेक्स्ट क्लास में इस स्लाइड में थोड़ा सा चेंजेस, तो जो भी चेंज करने के बाद में हम इस डायग्राम को समझेंगे। इसलिए इस क्लास को मैं यहीं सीमित करती हूँ। तब तक के लिए आप डायग्राम बनाएं, दोनों डायग्राम को समझें, और लगभग 5 प्रभाव पर हम डिस्कशन कर चुके हैं, 5वें को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए